अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जिसको ऑफनली हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और होता क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एटम्स हैं और उन एटम्स की जितनी भी क्वांटिटी है, उन तमाम एटम के मासेस को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। अब एक और टर्मिनोलॉजी उस दिन रह गई थी, और वो टर्मिनोलॉजी क्या थी? फार्मूला मास। दरअसल इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना सा है कि कुछ होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और कुछ होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स की यहाँ पर हम एग्जांपल डिटेल में तो नहीं देंगे, और उसकी वजह यह है क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही टॉपिक है। आयनिक कंपाउंड्स जिनमें एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करें, कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करें। यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ लूज़, गेन, और किस चीज़ का लूज़ और गेन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे होते हैं शेयर। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ करें शेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि क्या होगा कोवेलेंट कंपाउंड में? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। कोवेलेंट कंपाउंड के ज़रिए बनने वाला जो सब्सटेंस मतलब जो एक एटम्स का ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, और उसी के लिए टर्म इस्तेमाल होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसी से निकलता है मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उनका बनता है एक यूनिट। मॉलिक्यूल नहीं बनता, मतलब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, दे कंबाइन टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर अपोजिट चार्जेस, दे फॉर्म अ यूनिट। ठीक है, तो उनका जो यूनिट बनेगा उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे सिम्बल्स में तो उसे हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट। उनको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट। और उनके मास को हम कहते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है, अब मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि हमने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला मास में और फार्मूला मास में, या मॉलिक्यूलर फार्मूला में और फार्मूला यूनिट में क्या फ़र्क है। दरअसल कोई फ़र्क नहीं है कि एक मतलब एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द आयनिक बॉन्डिंग और दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन हम अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में, आम हालात में पढ़ाते हुए, समझते हुए इसके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं करते। यानी कि हम अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में मॉलिक्यूलर मास को फार्मूला मास, फार्मूला मास को मॉलिक्यूलर मास, बल्कि फार्मूला मास की तो टर्म हम यूज़ ही नहीं करते, फार्मूला यूनिट की भी टर्म हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, बल्कि हम इस्तेमाल सिर्फ एक ही यूनिट करते हैं। वो टर्म क्या होती है? वो हम टर्म होती है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लेकिन जब आप एक एज ए केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये फ़र्क मालूम होना चाहिए, और इसका कोई शो ऑफ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि जी ये तो आपने गलत बोल दिया, ये इस तरह से सही है, तो दिस एंड दैट, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। एक रेगुलर प्रैक्टिस में हम उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे, और उसके मास को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, चाहे वो आयोनिक कंपाउंड से बना हो, चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड से बना हो। सही। अब आती है नेक्स्ट चीज़, और वो क्या है? मोलर मास। और मोलर मास क्या है? द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज फेमिलियर एज मोलर मास। यानी कि जब आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हो और उसका जो रिज़ल्ट आता है आप उसको AMU के बजाय एक्सप्रेस करते हो ग्राम्स में, तो हम उस ग्राम वाले मास को कहते हैं मोलर मास। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल फार्मूला है, उसका केमिकल कंपाउंड, उसका फार्मूला K2FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब लेट्स कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स। पोटेशियम के कितने एटम्स हैं? पोटेशियम के यहाँ पर 2 एटम्स हैं।
आयरन के कितने हैं? आयरन का यहाँ पर एक ही एटम है। कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? 6। तो हमें यहाँ देखना होगा कार्बन कितना है, कार्बन के साथ कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो कार्बन के साथ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ और बाहर क्या लिखा हुआ है? 6। कुछ भी नहीं लिखने का मतलब होता है 1 है और बाहर 6 है, तो 6 1s आर 6। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो है उसकी क्वांटिटी 1 है और ब्रैकेट के बाहर उसकी क्वांटिटी क्या है? 6 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 6 × 6। अब फॉर द इंस्टेंस आप ये समझें कि अगर कार्बन के साथ 2 लिखा हुआ होता तो बेटा ब्रैकेट के अंदर कार्बन की क्वांटिटी 2 है और बाहर उसकी क्वांटिटी क्या है? 6। तो हम क्या लिखते हैं? 6 2s आर 12। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो रह गया था मॉलिक्यूलर मास का जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर तो खैर एक्चुअली 6 ही है। नाउ मल्टीप्लाई दीज क्वांटिटीज विद देयर एटॉमिक मासेस, मतलब 39 मल्टीप्लाई बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 14। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं तो हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं टाइपिंग की, या हम बोल कुछ देते हैं और लिख कुछ देते हैं, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है और बेशक इग्नोर किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं 20 मिनट की एक वीडियो, एक लेक्चर शूट कर रहा हूँ और उस लेक्चर में मेरे पास 1 सेकंड की गलती हो गई तो मैं पूरे लेक्चर को तो बेटा ज़ाया नहीं करूँगा ना। और अगर मैं उसको एडिट करूँगा तो फिर उसमें वो एक जो नेचुरल थिंग होती है, एक नेचुरल बात होती है, वो बात नहीं रहती। ठीक है, तो अगर मैं कभी कुछ बोलूं और लिख कुछ और दूं तो और वहाँ पे कोई गलती हो जाए तो आप उसको खुद करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि एक लेक्चर में लास्ट टाइम हुई है, मुझे शायद कुछ 18 बोलना था या 10 बोलना था, मैंने कुछ और लिख दिया। खैर 39 2s आर 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 78। 56 1s आर 56। 12 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 72 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल्स टू 84। अब हम इन तमाम के तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर लेंगे और जब हम इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा K2 Fe CN6 का मॉलिक्यूलर मास, और वो मॉलिक्यूलर मास होगा अप्रॉक्सीमेटली 290 AMU एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर मैं इसको 290 AMU के बजाय लिख दूँ 290 ग्राम, तो अब ये जो 290 ग्राम है ये हो गई है वेबल क्वांटिटी। मतलब आप इसको ले जाकर अब तराजू पे वज़न कर सकते हो। जब तक ये AMU में था तो हम इसका वज़न नहीं कर सकते थे, इसका मास नहीं कर सकते थे, लेकिन जब ये 290 ग्राम्स हो गया है तो अब हम इसका वे कर सकते हैं। और इस मास को जब भी हम कहते हैं मोलर मास, ताकि दोनों वैल्यूज़ का नाम जब एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो दोनों का कॉन्सेप्ट भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जब हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब उसके यूनिट होंगे एटॉमिक मास यूनिट, और जब हम कहते हैं मोलर मास, इट्स मीन वी कैन वे दैट सब्सटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिस तरीके से हमने आपको कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपने याद कर लेना है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 AMU, लेकिन जब मैं 44 AMU के बजाय 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड जाके मार्केट से परचेज करता हूँ, इट्स मीन कि मैंने जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया उसका मोलर मास। अच्छा, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर मैं 88 ग्राम लिख दूँ कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका मतलब कभी भी 2 मोलर मास नहीं होगा। रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। मोलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू जब हम ग्राम्स में लिखते हैं तो ही वो वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है? मोलर मास कहलाती है। अदरवाइज वो वैल्यू मोलर मास नहीं कहलाती। लाइक सेम NaCl का मास आपने मालूम किया था और वो कितना आया था? 58.5 AMU। अब ये AMU की वैल्यू आप जो है वो किसी भी तराजू में, किसी भी बैलेंस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बोलूँ, जाओ बेटा 58.5 खाने का नमक ले आओ, 58.5 ग्राम्स खाने का नमक ले आओ। तो दरअसल मैंने आपसे क्या बोला है? मैंने आपको बोला है कि जो मोलर मास है सोडियम क्लोराइड का उतना नमक ले आओ। ठीक, अब ये वैल्यूज़ थोड़ा सा हर कंपाउंड का मोलर मास अलग होता है, क्योंकि हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी
अलग होता है। अब इस मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोलर मास से एक नई टर्म निकली और वो नई टर्म निकली मोल। अब मोल के बारे में यहाँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है, when molecular mass or formula mass or atomic mass of any substance expressed in gram is said to be 1 mole। यानी कि अगर मेरे पास किसी भी केमिकल कंपाउंड का मोलर मास मौजूद है तो मैं उस क्वांटिटी को 1 मोल कह सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जब 100 सेंटीमीटर मिलते हैं तो हम उसको कह सकते हैं 1 मीटर, और जब 1000 मीटर मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं 1 किलोमीटर। और इसी तरीके से जब 1.67 लगभग किलोमीटर्स मिलते हैं तो वो कहलाता है 1 माइल। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ही रहने देता तो अब तक मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती। समझ में आई बात? अगर मैं वैल्यू को माइल में तब्दील नहीं करता और माइल से पहले किलोमीटर में तब्दील नहीं करता और किलोमीटर से पहले मीटर में तब्दील नहीं करता तो मेरी जो वैल्यू है, वैल्यू की जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता। तो हमने उसको शॉर्ट करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला तो वो आया 180 AMU। जब हमने उस 180 AMU को कहा कि जाओ भाई इसको तोल के ले आओ, तो फिर हमें उसको क्वांटिटी लेनी पड़ी 180 ग्राम्स। और जब 180 ग्राम्स हुआ तो हमने उसको क्या बोला, हमने उसको बोला कि ये क्या है इसका, ये है इसका मोलर मास। और 180 ग्राम को और शॉर्ट करके हमने क्या बोल दी, किसके बराबर है ये, 1 मोल की। लेकिन बात वही रहेगी फिर यहाँ पर समझने वाली कि 1 मोल ग्लूकोज का कभी भी बराबर नहीं होगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के या 1 मोल वाटर के। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 18 AMU। ठीक है, अब उसको मोलर मास में तब्दील करेंगे तो क्या बनेगा, 18 ग्राम। और 18 ग्राम अगर वाटर आप लोगे तो वो क्या कहलाएगा, कहलाएगा 1 मोल। तो शॉर्ट फॉर्म में, सिमिलर फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो मोलर मास होता है वो बराबर होता है 1 मोल के। ठीक है, अब मैं अगर कहता हूँ यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा पानी के मोलर मास यानी 18 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 36 ग्राम। जब मैं कहता हूँ 2 मोल्स ऑफ वाटर तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर मैं कहता हूँ 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं ग्लूकोज का जो मोलर मास है यानी कि 180, उसका क्या कर दूंगा, उसका हाफ कर दूंगा। और इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरह से हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली जिसको उन्होंने मोल कहा। और ये बात याद रखने वाली है, पूरे केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ने हैं आज तक और जितने भी केमिकल रिएक्शन आप आगे पढ़ोगे मुस्तकबिल में, वो तमाम केमिकल रिएक्शन का ताल्लुक जो होता है वो किसके साथ होता है, मोल के साथ। तो मोल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में बिठा लें कि मोल क्या होता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जब ग्राम्स में लिखा जाता है तो वो क्वांटिटी इक्विवेलेंट होती है, वो क्वांटिटी बराबर होती है 1 मोल के। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सीधी सीधी क्वांटिटी मिले 18 ग्राम 36 ग्राम पानी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको बोले कि 670 ग्राम्स वाटर में आपको दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि उसमें कितने मोल्स होंगे, ऐसा सवाल भी हो सकता है। हाउ मच मोल्स ऑफ वाटर इज देयर इन 670 ग्राम्स। तो फिर हमें उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास
इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। यानी कि जो भी मास आपको दिया जाए इन ग्राम्स, उसको डिवाइड करवा दो आप उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास से या उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से। अब इसी सवाल को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है? एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि 670 ग्राम्स वाटर है, बताओ उसमें कितने मोल्स होंगे। तो लेट्स कलेक्ट द डाटा फर्स्ट। मास इन ग्राम जो आपको दिया गया है वो कितना है? 670 ग्राम्स है। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड है आपका, बता दिया गया है, कंपाउंड वाटर है। वाटर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो सबसे पहले हमें इस H2O का निकालना होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम वही ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास H की क्वांटिटी 2 है, मल्टीप्लाई बाय H का मास 1। हमारे पास O की क्वांटिटी 1 है, मल्टीप्लाई बाय O का मास 16। 2 1s are 2, 16 1s are 16। जब हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो H2O का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 18 AMU। तो अब हमारे पास मास इन ग्राम भी आ चुका है और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी आ चुका है। लेट्स सी दी फॉर्मूला वंस अगेन। हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? N, मोल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? N होती है। N इज इक्वल्स टू क्या बताया है? मास, एक सेकेंड, ठीक है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सॉल्यूशन। इंटर किया, इस फॉर्मूले को पेस्ट किया हमने, सॉरी, इस फॉर्मूले को सेलेक्ट किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V। मास इन ग्राम हमारे पास कितना था? मास इन ग्राम हमारे पास है 670 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास कितना था हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास था हमारे पास 18 AMU। अब आप इसको डिवाइड करवा दें। यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। (670 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 37.22। तो हमारे पास कितने मोल्स है बेटा? हमारे पास मोल्स है 37.22 और मोल के यूनिट मोल ही होते हैं। यहाँ पर कंट्रोल S कर देंगे हम। और अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? 670 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स 37.22 मोल्स। सही है जी। तो ये आपके पास मोल मालूम करने का एक अदद तरीक़ेकार आ गया कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का कितना भी ग्राम दे दिया जाए तो आप उसके मोल्स इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को भी थोड़े तरीके से लिख देता हूँ जब सब काम सही तरीके से हो रहा है। क्वेश्चन 1, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 670 ग्राम्स ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर क्योंकि एक आम केमिकल कंपाउंड था, जब भी इसका कोई फॉर्मूला वगैरह दिया नहीं गया है। अगर कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड होगा तो बाकायदा उसका फॉर्मूला आपको डाटा में गिवन होगा और उसके एटॉमिक मासेस भी डाटा में आपको गिवन होंगे। तो ये आज का लेक्चर देख लें आप, इसकी एग्जांपल्स को।
सिमिलरली नोट्स भी देख लीजिए आप, मोलर मास, फार्मूला मास, मोल्स, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल आपने जो है वो खुद ने करनी है, डाटा आपको मिल गया यहाँ पर इस तरह से। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Na2SO4 इन 42 ग्राम्स। सिमिलरली ये एक न्यूमेरिकल पीछे करवाया है, एक न्यूमेरिकल ये है। ये तमाम काम आपने अपनी केमिस्ट्री की नोट कॉपी में उसको कॉपी करना होगा। साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस होंगी आपकी उसमें पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।